Question 166. Has the question been answered? The statement is laid on the table. माननीय सभापति जी, मेरा बोले सर। माननीय सभापति जी, मेरा पहला पूरक प्रश्न माननीय रेल मंत्री जी से यह है कि झारखंड दूसरा ऐसा राज्य है जो रेलवे के सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, लेकिन झारखंड ऐसा रेलवे सुविधा के मामले में बहुत पीछे है। जैसे नए रेलवे लाइन टोरी चतरा बोध गया होते हुए गया तक नए रेल लाइन का विस्तारीकरण होना है, लेकिन किन कारणों से अभी तक यह निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है तथा इसका मुख्य कारण क्या है? सभापति जी, झारखंड निर्माण के बाद 2000 कुल 29 रेलवे की प्रोजेक्ट्स उस राज्य में सैंक्शन की गई हैं और उसमें से कुछ राज्य सरकार की सहभागिता के आधार पर भी स्वीकृत किए गए। उनमें से 4 हमने पूरे किए हैं और बाकी की प्रगति क्या है इसका विवरण उपलब्ध है। जिस खास रेल लाइन के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए है, गया बोध गया चतरा, ये 2008-2009 में स्वीकृत हुआ था और उस समय 550 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। अभी प्राथमिक स्टेज में कार्य है और इस वर्ष रेल मंत्री जी ने झारखंड का एलोकेशन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा करके 3 गुना ज़्यादा कर दिया है। तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र इन कामों को पूरा किया जाए। दूसरा प्रश्न। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न माननीय रेल मंत्री जी से यह है कि झारखंड लोहरदगा से छत्तीसगढ़ के कोरबा तक रेल लाइन का निर्माण वर्ष 2010 के बजट में घोषणा के बावजूद भी अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं होने का क्या कारण है तथा इस रेल बजट में झारखंड के साथ साथ न्याय नहीं हुआ? क्या इस तरह हमेशा झारखंड के साथ अन्याय होता रहेगा? नहीं, माननीय सदस्य ने जो बात अन्याय की कही है उसे मैं पूरी तरह खारिज करता हूं, क्योंकि पिछले वर्षों की तुलना में झारखंड का एलोकेशन इस बजट में 3 गुना बढ़ा दिया गया। जिस रेल लाइन की बात वो कर रहे हैं तो ये ठीक है कि भारतीय रेल के पास थ्रू फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है, स्वीकृतियाँ इतनी ज़्यादा हुई हैं और फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सारे काम हम पूरा कर सकें ये संभव भी नहीं। इसीलिए इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 52% आउटले हमने बढ़ाया है। हम आने वाले वर्षों में कोशिश करेंगे, जैसा अपने बजट भाषण में रेल मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में 8.5 लाख करोड़ रुपया रेलवे में निवेश हम करने वाले हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम ले सकें। श्री हरिवंश, 14 प्रश्न का चौथा प्रश्न का जवाब लाइए। मैं कुछ तथ्य बताकर आपके माध्यम से सरकार के कामकाज के तौर तरीकों की सूचना रेल मंत्री को देना चाहता हूं और क्या इसी तरह काम चलेगा झारखंड की योजनाओं के बारे में यह बताना चाहता हूं। झारखंड की 6 बड़ी परियोजनाओं पर 3 MOU आज तक साइन हो चुके हैं। पहला MOU साइन हुआ वर्ष 2002 में, यह पूरा होना था 2013 तक, 2007 तक पूरा होना था, सॉरी सर। इसमें टोटल लगभग 2000 करोड़ रुपए लगने थे। दोबारा यह इन्हीं परियोजनाओं का MOU साइन हुआ 2012 में, जिसे 2013 तक पूरा करने का संकल्प लिया गया। इसमें कुल वह खर्च बढ़कर के 3771 करोड़ रुपए। सवाल क्या है? मैं सवाल पर ही आ रहा हूं सर। तीसरी बार पुनः 19 फरवरी को इस सरकार ने ये इन्हीं परियोजनाओं पर MOU साइन किया है, जिसका खर्च लागत बढ़कर 5775 करोड़ रुपए हो गया है और इसमें 50% केंद्र सरकार को देना है, 50 राज्य सरकार को। सर, सवाल पर मैं आ रहा हूं। 3 चीजें बताई गई हैं जिससे एक ही यही परियोजनाएं पिछले कई वर्षों से 14 वर्षों से चल रही है। जमीन अधिग्रहण की समस्या, फॉरेस्ट क्लियरेंस और पैसों की कमी। और हालात यह है कि यहां से रांची राजधानी जाने में 19 घंटे लगते हैं। और कल की घटना है सर, अखबार की खबर मैं आपको बता रहा हूं। रांची से जो राजधानी दिल्ली के लिए चली वो आगरे में 2 हिस्से में बट गई। आगे का ट्रेन का हिस्सा इंजन लेकर चला गया, आधा छूट गया। तो ये क्या इसी तरह से हमारी रेल व्यवस्था काम करेगी? क्या इसी तरह से 17 वर्षों तक 6 परियोजनाओं पर लगातार लागत व्यय बढ़ता रहेगा और काम पूरा नहीं होगा? मैं आपके माध्यम से ही जानना चाहता हूं।
माननीय सदस्य हरवंश जी ने जो जानकारी दी है उस जानकारी से मैं अवगत हूं और ये सच है कि 2002 में जिन परियोजनाओं का आपने जिक्र किया था उनसे भारतीय रेल और झारखंड सरकार की सहमति बनी थी और उस समय झारखंड सरकार ने इन परियोजनाओं में 2/3 लागत व्यय करने का निर्णय लिया था, लेकिन परियोजनाओं में व्यय बढ़ने के कारण बाद में भारतीय रेल और झारखंड राज्य 50% व्यय पर सहमति उन्होंने जाहिर की है और अभी जो अंतिम हजारीबाग को भारतीय रेल के नेटवर्क से जोड़ा गया उस समय झारखंड और भारतीय रेल के बीच जो समझौता हुआ है वो 2017 तक लागू रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें से 4 परियोजनाएं हमने पूरी की हैं और एक एक परियोजना के बारे में टाइम बाउंड मैनर में हमने लक्ष्य तय किए हैं कि आने वाले किस समय में किस परियोजना को हम पूरा करेंगे। लेकिन ये सच है कि फंड की अवेलेबिलिटी बराबर रेलवे की एक समस्या रही है और नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में जमीन अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस भी एक बड़ी समस्या रही। लेकिन सरकार बनने के बाद झारखंड सरकार के लगातार संपर्क में हम लोग हैं। चीफ सेक्रेटरी और रेलवे बोर्ड की अनेक अवसरों पर बैठक हो चुकी है और एक भारतीय रेल का उच्चाधिकार प्राप्त दल हमारा रांची में बैठा हुआ है जो राज्य सरकार के अधिकारियों के संपर्क में है और इन समस्याओं से निजात दिलाने की त्वरित कार्रवाई में हम लगे हैं। श्रीमती झरना दास वैद्य, सॉरी। थैंक यू सर। मेरा भी ये रिलेटेड जो क्वेश्चन है, त्रिपुरा में जो रेल है The question is on Jharkhand, please. प्लीज झारखंड के रिलेटेड है, झारखंड का जैसा है ऐसे त्रिपुरा में भी है ना, काम चल रहा Tripura है। is a separate subject. Please focus on Jharkhand. Please focus. तो No. I'm sorry, you can't expand the scope of the question. मेरा क्वेश्चन है, ऐसे जो काम चलते हैं Please, नहीं, रेल का जो काम चलते हैं, झारखंड का भी है, झारखंड का है, ऐसे जो काम चलते हैं रेल का हमने देखा जो बहुत साल लग जाते हैं। आप झारखंड पे सवाल झारखंड का ही बोल रहे हूँ मैं, काम चल रहा है, वो काम कब तक खत्म होगा ये मिनिस्टर बोल सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। इसका लास्ट डेट क्या होगा? मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर इसके पहले भी दिया है और त्रिपुरा का जहां तक संदर्भ है, नहीं, आप त्रिपुरा पे मत बताइए, आप सिर्फ झारखंड पे जवाब। सर एक मिनट, अगला जो तीसरा सवाल है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में है तो उसमें त्रिपुरा की बात मैं विस्तार से करूंगा, लेकिन झारखंड के बारे में मैंने बताया है कि 3 कांस्टेंट हमारे हैं। एक तो परियोजनाएं ज्यादा स्वीकृत हुई उतने फंड नहीं है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर और तीसरा जमीन अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस, इनके कारण देरी होती है। लेकिन समयाबद्ध ढंग से परियोजनाओं को पूरा किया जाए इसके लिए एक अलग एम्पावर्ड ग्रुप हमने बनाया है जो तेजी से परियोजनाओं को आने वाले समय में पूरा करेगा। श्री प्रेमचंद गुप्ता ऑन झारखंड। जी मान्यवर, मैं एक बेसिक प्रिंसिपल पर हूँ। 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ और उसके बाद 29 योजनाएं वहाँ मंजूर की गई और लागत थी उसकी 16,361 करोड़। आपने अभी तक 1,013 करोड़ उसमें इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है। तो अगर हम नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट भी लेते हैं तो ये तो मतलब जीरो होता जाएगा आपका, कभी भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकते। 2014-15 में आपने जो प्रावधान किया बजट में वो 337 करोड़ का किया और 15-16 में 1,000 कुछ करोड़ का किया। तो ये परियोजनाएं आप कैसे पूरी करेंगे? मेरे को ये थोड़ा सा मैं आप माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। और सभापति जी, मैंने इस प्रश्न का उत्तर बार बार दिया है और मैंने कहा कि जो जानकारी आपने दी है वो सच है कि 1,010 करोड़ रुपया इस बार 2015-16 में झारखंड को दिया गया है, जो पिछले एलोकेशन की तुलना। नहीं प्लीज, अरे गुप्ता जी प्लीज। कास्ट एस्केलेशन मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो रेलवे के पास फंड की अवेलेबिलिटी है वो भी मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि बजटरी सपोर्ट भी इस बार भारत सरकार ने रेलवे को बढ़ाया है और बाकी दूसरे उपाय भी भारतीय रेल ने किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश इन कामों में हम कर सकें। क्वेश्चन 167। यस सर। Let the answer be given. सर, उत्तर सभा पटल पर रखा गया।
Sir, I received the answer of the Honorable Minister, where he stated there is a flexibility to offer different tariff schemes as per the mobile services. Now, today the mobile phone is not a luxury, it's a necessity for everybody. I recall fondly the contribution of the late Prime Minister Rajiv Gandhi ji in bringing the revolutionary techniques in this communication sector. Now, my question is to the Honorable Minister that the industry, the total industry debt has gone up to 2.7 lakh crores. And the breakup is about for Airtel, Vodafone, ROM and Idea Phone, etc., etc. Now, can I ask the Honorable Minister whether if these companies are going to shift the burden to the consumer, do you have any mechanism or will assure us that the debt burden is not sort of shifted to the consumer for the better cause of this consumer service? Thank you. Sir, I wish to inform this Honorable House that against a population of 1.23 billion plus in the country, we are very happy to note that by the end of December 2014, in India, we have 97.9 crore mobiles in India, which is very soon going to touch about 100 crores. In the rise of this number, I agree, previous governments have also a role to play, Mr. Vajpayee government, Mr. Rajiv Gandhi and others. There have been areas of concern also, which we all know that. Please. I'm acknowledging that. Please. But it has been a collective effort. So the second thing which the House needs to know, that as far as mobile rates in India are concerned, it is the lowest in the world at level number 4, out of 137 countries. Therefore, sheer competition and the large size of India's market has allowed a great degree of flexibility, competition. As far as tariff management is concerned, under the TRAI Act, it is the power given to TRAI. But the TRAI maintains the principle of forbearance, remaining away. If there is discrimination, if there is predatory pricing, if monopoly is sought to be intervened, then TRAI does intervene from time to time. But I'm very happy to know that India having one of the lowest tariff rates, I don't think the sheer size of India's market will have any burden on the consumers. As regards the loan part is concerned, I think their books of account need to be seen also as to whether they are making a profit or not. That is not my job as the telecom minister. But yes, I am accountable to the people of the country and I am very happy to note that the entire mobile sector is rising. Second question. My second question is that there was an order from the Honorable Tripura High Court on 12 February 2015 regarding allotment of permitting Reliance Telecom and Bharti Hexacom to make 2 bids, one online or offline, to the Northeast. Since I am from the Northeast, I want to know what will be the effect of the 800 MSG bench selling in the Northeast and affect the proposals therein. Does the government have any sort of result-oriented thinking or a scheme for the Northeast in this regard? About the specific order of Tripura High Court, I don't think that is a matter related to this particular question, but since you have asked the question, we are having spectrum auction and some players intervene in certain high courts, including in Tripura High Court, leading to a particular order. The government of India moved the Supreme Court and the Supreme Court has got all those cases transferred. Sir, auction is going on. I cannot make any comment except to say that yesterday the auction final price has risen to 1,02,070 crore, perhaps the highest ever after 48 rounds. It is still going on. So let us await the final conclusion of the auction. But Northeast is concerned, we are taking a lot of steps to improve the conditions of Northeast. Shri Sharad Yadav. सभापति जी, एक तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ये एविएशन और इसका टैरिफ जो है मोबाइल्स का,
उस पे आपने कहा कि ट्राई नियंत्रण रखता है। ये भी मैं मानता हूं कि किफ़ायती हैं दूसरी दुनिया के देशों से यहाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये सर्विसेज जो है MTNL जो है उसके जितने फ़ोन हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में रहते हैं, यानी काम ही नहीं करते। आपने पार्लियामेंट से जो हम लोगों को फ़ोन दिए हैं वो एक तरह से कहीं काम ही ठीक से नहीं करते, यानी MTNL से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दूसरे का नहीं है। लेकिन अजीब बात है कि जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो कभी भी दौरा करोगे तो वो कहते हैं एयरटेल से लगाओ या कोई कहते हैं वोडाफोन से लगाओ। तो जो हालात हैं उसमें जो पब्लिक सेक्टर है जो आपके हाथ में है उसको सक्षम और एफिशिएंट बनाने का आपको पहल करना चाहिए और बड़े कंपटीशन में आना चाहिए। यदि मान लो बाजार के मामले में आकंठ हम डूबे हुए हैं, लेकिन बाजार के नियम के चलते जो हमारे इतने पुरानी संस्थाएं उनको नीचे नहीं जाना चाहिए, ये मेरी आपसे विनती है। सर ये प्रश्न मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि शरद जी ऐसे वरिष्ठ सदस्य ने सम्मानीय हैं ये प्रश्न उठाया, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। ये सही है कि BSNL और MTNL का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस विभाग का मंत्री बनाया मैंने पहली घोषणा की थी कि इन दोनों निकायों को स्वस्थ करना हमारी प्राथमिकता होगी, क्योंकि मैं बहुत प्रामाणिकता से मानता हूं कि जब तक एक पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा तब तक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ नहीं होगी। और आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन दोनों संस्थाओं के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इनको सुधारने की मैं कोशिश कर रहा हूं। माननीय शरद जी ये जानना चाहिए कि BSNL 2004 तक 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में था, आज वो 8,000 करोड़ के लॉस में क्यों है, ये सवाल कहीं ना कहीं उठना चाहिए। MTNL 800-900 करोड़ के प्रॉफिट में था, पिछले 8-9 साल में इतना लॉस में कैसे चला गया? उनको काम नहीं करने दिया गया, एक्सपैंड नहीं करने दिया गया, उनके टेंडर को फाइनल नहीं होने दिया गया। कभी मैं इस पर विस्तार से हाउस में चर्चा करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, 7वें फेज में BSNL लगभग 25,000 नए टावर लगाने जा रहा है, 4,000 करोड़ के स्वयं के फंड से, 600 करोड़ से नेक्स्ट जनरेशन ये एक्सचेंज की कार्रवाई शुरू हो रही है, जिसका आज मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं। MTNL दिल्ली और मुंबई में 800 नए टावर लगाने जा रहा है। तो वो तो मैंने कभी इस हाउस से शिकायत छुपाया नहीं है कि इन दोनों संस्थाओं का स्वास्थ्य खराब है, उसके स्वास्थ्य को ठीक करना है। लेकिन शरद जी इनका स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ है इस पर कभी मैं इस हाउस में विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। ऐसी ताकतें रही हैं जो एक BSNL और MTNL को अस्वस्थ कर रही थी और कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था, मैं उसको ठीक कर रहा हूं। थैंक यू श्री राजीव चंद्रशेखर। Sir, forbearance, as the minister says, sir, is a good regulatory practice when there is clear and sustained evidence of true and free and fair competition. Sir, I submit to the minister that there is enough circumstantial evidence that given the reduced competition, there is cooperative pricing between these operators, and this circumstantial evidence comes up once in a while, sir. Will the minister commit to us that he will ignore this forbearance tariff approach of the regulator, or he will direct the regulator to intervene whenever there is evidence of cartelization or cooperation between these operators on either pricing or service quality? So service quality of telecom operators in India is amongst the worst. The government keeps saying that the tariffs are the lowest, but I will argue that the service quality of telecom operators have declined significantly. These two issues should be linked, and will he ensure that the DOT intervenes whenever there is evidence of cooperation and cartelization between operators, sir? Thank you, sir. Thank you. Sir, Honorable Mr. Rajiv Chandrasekhar is not only very knowledgeable but also well informed in the entire field. I respect his knowledge of this whole area. Yes, as far as governmental intervention is concerned, I am also of the view that if a proper statutory body in consequence of a parliamentary law is in place, they must intervene. Like in the case of electricity, there is a regulatory commission.
proper fixing of tariff of energy. But as a government, we need to counsel. And I have publicly spoken not only about BSNL, MTNL, but these private operators are also having call drops complaint. And I have told my department to counsel them. I have asked the DAT also to revisit it. But as regards that combo pricing, flexibility, etc., I want to assure this House that if the government has the slightest apprehension that these kinds of personal arrangements are going to impact upon free market mechanism, adverse impact on consumer interest, thirdly, about cartelization, and fourthly, about lack of fairness, surely the TRAI would intervene and the government would counsel them as well. As regards the issue of call drops are concerned, I want to assure this House, after becoming a minister of this department, I have myself taken up, I have asked my department have been meeting all the private operators, counseling them, they need to reinforce their infrastructure. If there is a problem, we need to visit. But yes, one thing I would like to share this honorable House, sir, with greatest respect, for infrastructure we need towers. And if we don't have the permission to install towers, then infrastructure will not improve. Just a minute. Sharing tower we are encouraging, but of late there is a campaign going in the country that it emits health hazards. I have myself examined it. At some point in time I will further come with details to this House. This entire campaign is not very substantial. There have been proper study of the World Health Organization. There have been 30 reports of it. I got my committee constituted. Therefore, I will want to assure the House that proper infrastructure for towers ought to be permitted. Shri Goel. Sir. Thank you, Chairman, sir. सर आपसे द्वारा मैं माननीय मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि मैं तो पहले बधाई देता हूं कि 25,000 नए टावर लगाने जा रहे हैं। सर ये जो मोबिलिटी जो है, कनेक्टिविटी, शरद जी ने जो प्रश्न उठाया है वो कनेक्टिविटी के हिसाब से होता है। मोस्टली विलेज में क्या होता है कि वहाँ के जो टावर है वो टावर कुछ तो बंद है, उसमें रिपेयरिंग की वजह से उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। इसी वजह से मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो इलाकों में जहाँ हमारे टावर लगे हुए हैं वो या तो रिपेयरिंग करना जरूरी है तो रिपेयरिंग करेंगे, या तो नया जो बंद है उसको फिर से चालू करें तो ये कनेक्टिविटी वापस मिल जाएगी। क्या वो रिपेयरिंग करना चाहते हैं? BSNL का है, MTNL का है, प्राइवेट ऑपरेटर्स का है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो एक बात कही वो बहुत सही कही है कि टावर्स चाहे वो BSNL के हों, MTNL के हों या प्राइवेट ऑपरेटर्स के हों, टावर के मेंटेनेंस में कई कठिनाई आती है। कई जगह बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है, कई जगह लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, कई जगह जमीन नहीं मिल पाती है। तो मैंने इन बातों को चिंता की है। कई जगह डीजल पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, कई जगह मेंटेनेंस पुअर होता है। तो हम बार बार अपनी ओर से आग्रह करते हैं कि इसको करें। एक बात जो मैंने BSNL को विशेष रूप से आग्रह किया है कि जहां सोलर लाइट से आप अपने मेंटेनेंस को कर सकते हैं उसकी चिंता करें और इस दिशा में विशेष प्रयास करना है। क्वेश्चन 168। क्वेश्चन 168 उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Supplementaries, please. So, it is a declared policy of the government for rapid development of transport and communications in the remote areas of northeastern region. So, in 2013-14, some doubling of railway tracks were declared in the budget, in the railway budget. But those railway tracks and projects are yet to be implemented. Rather, they have not even been started. The reason shown in the answer by the Honorable Minister is completion of these tracks projects depends on many factors such as land acquisition, forestry clearances, law and order situation, etc. Sir, in some of these doubling projects, these factors are not there. For example, the new Bongaigaon, Rongia and Kamakya doubling project, this doesn't have these problems. Then why not the project has been started up till now? That is my first supplementary. Thank you.
सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है, 3 कारणों का उन्होंने उल्लेख किया है। एक चौथा कारण भी है कि परियोजनाओं की जितनी लागत है उतना रेलवे उनके लिए एलोकेट नहीं कर पाती है और हिली टेरेन में काम करने में भी कठिनाई रहती है। बावजूद इसके पिछले दिनों में 4 परियोजनाएं वहां पूरी हुई हैं और बाकी का टारगेट हमने फिक्स किया हुआ है। इस बार पिछले 2 वर्षों में आप ये मानेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का आउटले काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिया गया। जिस न्यू बोगाई गांव कामाख्या वाया रंगिया की बात आपने की है, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से इसका क्लियरेंस बाकी है और इसलिए उस काम में प्रगति नहीं हो पाई है। एक बार क्लियरेंस मिलने के बाद हम सुनिश्चित करेंगे कि कार्य तेज गति से हो। सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू। ये हिली एरिया नहीं है, प्लेन एरिया है, तो जल्द से जल्द इसका कार्रवाई शुरू कर दिया जाए। माय सेकंड सप्लीमेंट्री is it a fact that railways give more priority to some other sections and implementing those similar projects of doubling railway tax, and although those sections have lower line capacity utilization and the sections which has got more higher line capacity utilization has not yet been given priority. Are you going to give priority to the sections where we have higher line capacity utilization? सभापति जी, देश में कुल 66 ऐसे रूट हैं जो 150% ज्यादा की क्षमता से उस पर रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उनमें एक आसाम में पड़ता है जिसका जिक्र हमने उत्तर में किया है, डिगारू लमडिंग। ये आसाम में है जो 150% से ज़्यादा जिसकी क्षमता है और उसमें 43 किलोमीटर की स्वीकृति पहले हो गई थी। जो बीच का बाकी भाग बचा हुआ था 102 किलोमीटर, इस बार के बजट में उसे स्वीकृत कर दिया गया है। 2 और रेलवे लाइनें हैं जो 100% से ज़्यादा घनत्व की स्थिति में हैं, उनको भी इस बार, उसमें से एक इस बार स्वीकृत हो गई है, एक बार 13-14 में स्वीकृत कर दी गई। तो इस तरह से जिन रेल लाइनों पर ज़्यादा क्षमता से गाड़ियां चलानी चाहिए, जहां घनत्व ज़्यादा है, वो अब आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं बची है जिन्हें स्वीकृत नहीं कर दिया गया। श्री जिमोमी। Chairman sir, thank you for noticing the member from the Northeast wanting to participate. For a question on Assam. The question raised by the members from the Northeast. Sir, our supplementary, unless it is followed with the explanation, it is a strange supplementary. The honorable member and sir, the chair themselves may not understand. So to begin with, sir, Northeast is comprised of 8 states. But the question is on Assam. Yeah, so it is a body, Assam is a body in all our hands. No, it does not matter. Sir, it is comprised of 8 sister states. Assam does not mean that it is Northeast. Here, there is a state called Assam. The question is on that state. Please confine your question to that. Sir, we cannot do away Northeast from Assam. So, that is a separate matter altogether, Mr. Zimomi. Sir, my question is, please, my question. को अलाउ करना जरूरी, क्योंकि ये एक ही सूबा था। नहीं, अलाउ कर रहा हूं मैं इनसे, सिर्फ ये कह रहा हूं कि दूसरों का हक न मारें। Sir, we do apologize to my colleagues. We are always happy that
the members of this August House speak on our behalf, but will be very privileged if we are given opportunity to speak on our behalf. Please ask your question. Sir, here, 8 northeastern states. Now, we are very rather surprised and give credit to the President Railway Minister announcing a new route reaching to state capital of Meghalaya. That is the Ladu Prasad, the then Union Minister of State, Union Railway Minister's dream was fulfilled. But the rest of the, apart from Assam, the rest of the 6 states are yet in the expectation that that may come true. And you, sir, to be very specific, and then to this supplementary. In Northeast, how many projects are going on? And each project. Mr. Zimome, please. Each project, how much amount is each Please, project? Each Mr. project, Zimome, please. Each project. How I much, will be. how much amount is being earmarked? That information can be given to you by the Honorable Minister about railway projects in the Northeast region. And Is that all right? And allocation to separate states. Thank you. Thank you. नॉर्थ ईस्ट में ये 12 नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं। आप इनको सब दे और- दीजिए। 4 मगर जो हैं अगला वो डबलिंग क्वेश्चन के प्रोजेक्ट हैं। पूछने दीजिए अभी जो लोग पूछ प्रधानमंत्री रहे जी हैं। पिछली बार गए थे तो उन्होंने घोषणा की कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारी सरकार की प्राथमिकता में है और इस सरकार की ये प्राथमिकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सभी राजधानियों को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। हमें खुशी है कि अभी पिछले महीने में प्रधानमंत्री जी ने जाकर के मेघालय में एक नई जो रेल लाइन बनी है, अरुणाचल प्रदेश में उसको जोड़ा है। आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की सभी राजधानियों को भारतीय रेल के नेटवर्क से हम जोड़ सकें। थैंक यू। श्री रोनाल्ड शपथ राव। Thank you, sir. Sample. I appreciated the move that our Honorable Minister has been making for the Northeastern affairs in terms of railway improvement. Connected to Assam Railway, we have only single line railway connection to Mizoram border. And from October last year, that only railway link has been totally cut off to make a double laning. I'd just like to know if the Mantri ji can assure this August House through you, sir, if this construction is to be on time, to be completed by next August next year, 2016, because the way we feel and the way we see, things are moving very, very slow. It will take maybe twice the amount of time that has been estimated. So I'd like to know if Mantri ji can assure us, because this is very critical for us, as 85% of our food grains come through this railway. Thank you. So I'd like to know if he can assure us a very timely completion. Thank you, sir. Thank you. सभापति जी, कुछ रेल लाइनों को निश्चित समय अवधि में बनाने के लिए टारगेट रेलवे ने तय किया है, लेकिन अब उसमें महीने 2 महीने की देरी विभिन्न परिस्थितियों के कारण हो जाती है और सदन में मैं निश्चित तारीख बताऊं तो वो सदन के लिए आश्वासन बन सकता है। लेकिन जिस रेल लाइन की बात माननीय सदस्य ने कही है, मैं पूरे प्रभावी तौर से ये कोशिश करूंगा कि शीघ्र उसका निर्माण हो सके। श्री रामदास अथवाले, इज अ क्वेश्चन ऑन असम। आपको इस पे पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो अपने दूसरे साथियों को मौका दीजिए। चेयरमैन सर, मैं असम का तो नहीं हूँ, लेकिन जो असम का और नॉर्थ ईस्ट का जो बैकवर्ड एरिया है उनको वहाँ रेलवे नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं हो रही है, असम की बात हो रही है। तो मेरा प्रश्न इतना ही है कि जो असम और नॉर्थ ईस्ट में 3115 किलोमीटर लाइन का मतलब प्रस्ताव है और कम से कम 47,909 रुपीज मतलब इसमें खर्च होने वाले हैं,
तो मेरा प्रश्न इतना ही है कि भाई 47,000 करोड़ में ये लाइनें अपन पूरी करने वाले हैं, लेकिन जब ये पूरी होगी तब इसको 1-1.5 लाख करोड़ रुपए लगेगा। तो इसीलिए मेरा सवाल इतना ही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब अंबानी है, अदानी है, टाटा है, बिरला है, ऐसे लोगों को और वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में और असम में जो कंपनियां हैं तो उनके तरह से भी कुछ पैसा लेने की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये मतलब ये लाइनें पूरी करने के लिए ऐसा एक प्रस्ताव करना चाहिए। नहीं सर, ऐसे बड़े बड़े लोगों से भी पैसा लेना चाहिए, तो रेलवे लाइन पूरी होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन 169। चेयरमैन साहब, I hope honorable members will desist from going on fishing expeditions. चेयरमैन साहब एक मिनट ठहर जाइए। Mr. Raja, yes. Have you asked your question? Yeah. Has the answer been given? जी, एक विवरण सभा पर रख दिया गया। ठीक है, अब चलिए। Sir, in view of the objective of food security, the procurement of food grains is very important. Procurement of rice, procurement of wheat for the central pool is very important. The FCI has to play an important role in this regard in procurement. The answer says FCI has not reduced procurement in the previous years. But sir, the FCI data available on FCI website shows a different data. If I am wrong, the minister can correct. 2011-12, the rice procurement was 350.36 lakh tons. 2012 and 13, it was 340.44 lakh tons. 2013-14, it was 318.39 lakh tons. This is rice. Rice procurement actually is down. In case of wheat procurement, 2012-13, it was 379.17 lakh tons. 2013-14, it was 250.92 lakh tons. What is going to happen in this year, we do not know. So the minister must explain whether the FCI has been doing its job in procurement of food grains. Why there is steady decline in procurement of rice and wheat? Thank you. That will have adverse impact on food security. So I am asking the minister, what is the real position? Thank you. सर, राजा जी का जो मेन प्रश्न है, वो मेन प्रश्न है कि क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में हाल में ही खाद्यान्नों की खरीद में कमी की है? ये आपका टोटल खरीद का बात आपने किया नहीं कहा है। आपने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम ने कितना खरीदा है, और इसलिए मैंने कहा कि जो भारतीय खाद्य निगम ने खरीदा है उसमें कोई क्या कहते हैं कमी नहीं आई है, नंबर 1। नंबर 2, जो खरीद हम करते हैं, भारतीय खाद्य निगम जो खरीद करता है वो मुश्किल से 10-12% करता है। बकिए जो खरीद होता है वो स्टेट एजेंसी के द्वारा खरीद होती है। बहुत सारे राज्य जो हैं वो डीसीपी स्टेट क्या कहते हैं कि डीसीपी स्टेट्स हैं, जिसमें मान लेते हैं कि आप कहेंगे तो उसका हम सूची आपके पास में दे सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो डीसीपी स्टेट्स हैं, जैसे जहां स्वयं खरीदता है वो। जैसे मानते हैं कि आपका हमारे पास में लिस्ट है, पूरा का पूरा हर राज्य का लिस्ट है, उतना समय बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं आपका समय नहीं लूँगा। तो जो डीसीपी राज्य हैं वो अपने खरीदती है, जैसे बिहार वगैरह है, एफसीआई वहाँ नहीं जा सकती है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि राज्य सरकारें अपने खरीदती है, अपने भंडारण करती है। जहाँ तक एफसीआई का मामला है, एफसीआई 10% खरीदती है। तो जहाँ तक प्रोक्योरमेंट का सवाल है, तो हमारे पास में जो पीडीएस सिस्टम है, उस पीडीएस सिस्टम के मुताबिक, जैसे जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके मुताबिक हमको 6 से 10 लाख टन क्या कहते हैं कि हमको चाहिए। तो हम 6 से 10 लाख टन हमारे पास में अवेलेबल रहता है। लेकिन जो एमएसपी प्राइस है, जो किसान का क्या कहते हैं कि जो प्राइस है, उसमें जितना भी किसान क्या कहते हैं कि बेचना चाहे क्या कहते हैं कि आपका कहते हैं कि स्टेट एजेंसी हो, चाहे एफसीआई हो, और आपका सेकंड आपका पार्लियामेंट में आपने एक क्वेश्चन ये भी किया है कि निजी इकाई द्वारा प्राइवेट के लिए, वो भी हमने कहा है
लेकिन उसमें किसान को कहीं घाटा नहीं लगेगा। हालांकि अभी तक जो राज्य सरकार खरीदती है और जो एफसीआई खरीदती है वो सफिशिएंट है, लेकिन इन केस यदि किसी कारण से हम नहीं खरीदेंगे, जैसे बिहार में फैक्स है, कहीं सहकारी संस्था है, तो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है, कमीशन है, हम देते हैं, लेकिन किसान को जो एमएसपी रेट है उसी रेट पर उसको मिलता है। इसलिए किसान को पूरा का पूरा अधिकार है कि किसान जहां चाहे क्या कहते हैं को बेच सकता है, जहां उसको सुविधा हो बेच सकती है। Thank you. Second question. Sir, in fact, I didn't ask the question about the MSP. For the benefit of the House, I read out the question, whether it is a fact that FCI has reduced procurement of food grains recently. If so, the reasons thereof. B, the details of procurement made by FCI during the last 3 years state-wise. This is the question, and Minister is replying something else, which I did not ask. This is the prime first ये अनुबंध 1 में सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़िए। आप खाली मेन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके साथ में एनेक्चर जो है वो भी पढ़ रहे हैं। टेबल 1 है, टेबल उसमें लिखा हुआ है कि कौन राज्य से क्या कहते हैं कितना क्या कहते हैं खरीदते हैं, आंध्र प्रदेश से कितना खरीदा गया है, तेलंगाना से कितना खरीदा गया है, पैडी कितना खरीदा गया है, व्हीट कितना खरीदा गया है, लिखा हुआ है। आप पढ़ नहीं रहे हैं। Thank you. The Honorable Leader of Opposition. The second question. I thought you have asked. Second question. All right, please I didn't ask second question. Please do. Sir, the second part of the answer, the government has a policy to allow private parties to procure the food grains for central pool. However, they are not being actually engaged at the moment, as FCI and state government agencies are already providing adequate procurement coverage to the farmers in various states. But sir, please ask the question. I am coming to the question. There are reports available in public domain attributing to some officials in FCI who are privy to the decision making. These reports suggest the private companies which would like to participate in procurement operations are Adani, Cargill, ITC, etc. What is the position, sir? What is the government's position on this? गवर्नमेंट का पोजीशन इसमें कुछ नहीं है। हमने पहले ही कह दिया है कि अभी तक जो हमारा अनाज किसान बेचता है वो किसान राज्य सरकारें खरीदती है, हम खरीदते हैं। पंजाब में मंडी के माध्यम से खरीदा जाता है, कहीं फैक्स के माध्यम से खरीदा जाता है। किसान को उतना ही पैसा मिलता है जितना एमएसपी का पैसा है। बकिया जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार क्या कहते हैं कि वहन करती है। इसलिए जो प्राइवेट कंपनी का इन्होंने नाम लिया है वो नहीं है। और जब भी कहीं इस तरह का सिचुएशन होगा तो कंपटीशन वो टेंडर के थ्रू होगा, किसी के आने से नहीं होगा। लेकिन किसान को किसी भी हालत में हम घाटा नहीं रहने देंगे, किसान को उतना ही पैसा मिलता रहेगा जितना एमएसपी में तय होता है। थैंक यू। श्री गुलाम नबी आजाद। सर, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मैंने इस बात का जिक्र किया था कि एफसीआई की कमेटी बनी है, हाई लेवल कमेटी शांता कुमार जी की अध्यक्षता में, और उसने रिकमेंड किया है 67% से 40% जो फूड सिक्योरिटी बिल में हमने जो यूपीए गवर्नमेंट ने गरीब लोगों की सहायता के लिए गुर्बत देखते हुए अधिक से ज्यादा लोग उस एम्बेट में आ जाएं और 67% उसमें आते थे जी। तो मैंने उस वक्त के लीडर ऑफ हाउस ने इंटरवेंशन कहा कि इसका गवर्नमेंट से कोई नहीं एफसीआई, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि फूड मिनिस्ट्री के अंदर ही एफसीआई आ सकती है, कोई एफसीआई कोई अलग मिनिस्ट्री नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो शांता कुमार कमेटी जी ने रिपोर्ट दी है, क्या वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी, एफसीआई ने या एफसीआई के अध्यक्ष ने की थी, और क्या उसकी जो रिकमेंडेशन है कि फूड सिक्योरिटी बिल में जो 67% लोगों को अनाज मिलता है वो 67% से घटाकर 40% किया जाए, तो क्या उन 27% लोगों का क्या होगा? और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता
अनाज देना सब्सिडाइज कम होगा और उनके बदले उसको पैसा दिया जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड मिनिस्ट्री इसको लागू करने वाली है? थैंक यू। आप जानते हैं कि कमेटियां बनती है और वो सिफारिश करती हैं, उसमें एक्सपर्ट लोग रहते हैं, अपने दृष्टिकोण से करती है, लेकिन ये सरकार का काम है उसको स्वीकार करना नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर ने एफसीआई के संबंध में बहुत शिकायतें प्राप्त होती रही हैं, शुरू से ही रही है। प्राइम मिनिस्टर ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी शांता कुमार जी की अध्यक्षता में, और ये बात सही है कि उन्होंने एक सजेशन ये दिया कि 67% से घटा करके 40%। 67% का मतलब होता है कि अभी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उस फूड सिक्योरिटी एक्ट में गांव एवरेज जो है, गांव में 100 में 75 लोगों को मिलेगा और शहर में 50 लोगों को, तो 50 और 150 हो गया। तो उसका उन्होंने कहा कि 67% बनता है, उसको कहा घटा करके 40% क्या कहते हैं कि इसको किया जाए। उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है, और जो गरीब के लिए संस्थाएं चल रही है वो चलता रहेगा। और यहाँ तक कि जो हॉस्टल्स हैं, जो दलित आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, जहां महिला संगठन का है, नारी निकेतन का है, विकलांग बच्चे पढ़ते हैं, जहां सिर्फ चावल और गेहूं दिया जाता था, उसमें हमने कहा है कि न्यूट्रिशियस फूड भी देंगे। और हॉस्टल में जो है दूध और क्या कहते हैं, दूध और अंडा के अलावे दाल का भी व्यवस्था हम करेंगे। ये हमने निर्णय लिया है, इसलिए कटौती का कहीं प्रश्न नहीं है। थैंक यू श्री सुखदेव सिंह ढींडसा। थैंक यू सर। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ये तो कह दिया कि एफसीआई प्रोक्योरमेंट करेगी, लेकिन साइलेंस प्लीज। एक तो वो एफसीआई डायरेक्ट परचेज करती है फूड ग्रेन्स, एक स्टेट की एजेंसीज करती है इनके बिहाफ पर। लेकिन मुझे मालूम है कि स्टेट एजेंसी को इन्होंने कहा है कि वो अपने तौर पे करें, एफसीआई की तरफ से नहीं करेंगे। क्या ये एश्योरेंस हाउस को देंगे कि ये जितना भी किसान का एफसीआई जो एमएसपी पर आएगा फूड ग्रेन, वो ये सारे का सारा खरीदेंगे? यही मैं इंश्योरेंस आपको। थैंक यू। जो कमेटी है, शांता कुमार जी की कमेटी है, उन्होंने एक ये भी रिपोर्ट दिया कि बहुत सारे राज्य का, कुछ एक राज्य हैं, 6 राज्य का जिसमें दिया उन्होंने, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, ये है कि जो विकसित राज्य हैं, जहां प्रोक्योरमेंट का पूरा साधन है, वहां राज्य सरकार खरीदे। और एफसीआई उन राज्यों में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जहां किसान को बिचौलिए के हाथ में बेचना पड़ता है। वहां कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट का जो खरीद का क्या कहते हैं कि जो खरीद का एजेंसी है, या वो सफिशिएंट नहीं है। तो इन राज्यों के ऊपर में क्या कहते हैं कि वो ध्यान दे। ये शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ने अनुशंसा किया है। हम लोग उसमें से जो राज्य हैं, कई एक जैसे पंजाब है, हरियाणा है, जो राज्य का उन्होंने 6 राज्य का उन्होंने किया है, उस राज्य के हम लोग उनसे सरकार से मांग कर रहे हैं। जैसे हरियाणा की सरकार ने कह दिया कि हाँ, हम सफिशिएंट हैं, हमको यहाँ एफसीआई नहीं खरीदे, हम अपने खरीद लेंगे। पंजाब का है, पंजाब को भी हमने लिखा है। जिन राज्यों में राज्य सरकारें कहेगी कि हम अपने सक्षम हैं खरीदने के लिए, क्योंकि किसान को चाहिए पैसा एमएसपी रेट पर, तो वहां क्या कहते हैं कि वहां हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। जिन राज्यों में नहीं होगा, वहां एफसीआई जिस तरीके से काम कर रही है वो करते रहेगी। थैंक यू। श्री केसी त्यागी के माध्यम से मंत्री महोदय जी से एक जानकारी चाहता हूं। जो मैंने सवाल पूछा, अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आप फिर वो मंत्री जी को खत लिखिए कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जवाब दे सकते सर, आ रही अभी बैठे हैं। Will the honorable minister like to amplify? आप इसमें कुछ और कहना चाहेंगे? अरे भाई, एक मिनट देखिए, एक मिनट सर, गवर्नमेंट की गारंटी चाहिए, लॉस और जो लॉस होगा सर्टिफिकेट देगी। भाई तुझे यार सर उनको जवाब दे दीजिए। सर जाइए, मुझे रोटेट करना है, प्लीज नरेश जी प्लीज। उन कार्यों के लिए ना आप कहीं ना कहीं
प्रेरित करिए जो मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की उपेक्षा के बारे एक क्वेश्चन जरूर पूछने दीजिए कि उत्तर प्रदेश की आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश से मतलब आपका है। जी नहीं, आई हैव टू रोटेट क्वेश्चंस। नहीं चेयरमैन साहब, हमने रिक्वेस्ट आपसे बहुत पहले की, मैं कम रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश भाई प्लीज बात सुन लीजिए इनकी। लेट अस हियर द आंसर। इन्होंने जो फिगर दी, 1 मिनट, इन्होंने जो फिगर 1 मिनट प्लीज, प्लीज बैठ जाइए। ऑल ऑफ यू प्लीज सिट डाउन। आप उनके सवाल का जवाब दीजिए जो ढिंसा जी ने आपसे पूछा है अभी। What is the good of making noise? I do not understand. Nobody can hear anyone. सर 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 पासवान जी, हाँ, उन्होंने जो सवाल पूछा है ढिंसा जी ने, उसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए सीधा सा सर, मैंने कहा ये सवाल पूछ रहे हैं जो हाई पावर कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है। हाई पावर कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है कि ऐसे राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब, यहां से जो है एफसीआई जहां से खरीदती, वो भी खरीदती है, राज्य सरकार भी खरीदती है, ये भी खरीदती है, इसको यहां से हट करके जो राज्य हैं जैसे बिहार, सुनिए ना, वो इन राज्यों से खरीदे, ये खरीदे। हमने कहा है कि जहां राज्य सरकार कहेगी कि हम सक्षम हैं खरीदने के लिए, वहां हम एफसीआई नहीं खरीदेगी। जहां राज्य सरकार कहेगी कि हम सक्षम नहीं हैं, तो जैसे पहले था वो चलता रहेगा। इसमें क्या मतलब, इसमें कौन चीज है, इसमें क्या और क्या है? माननीय मंत्री, अगर बयान गलत है तो प्लीज गिव अ प्रिविलेज नोटिस। There is no point carrying on a debate like this. If a wrong answer is given, the members are entitled to give a privilege notice. नहीं, oral notice नहीं. Privilege notice is a written notice. Sir, Naresh ji, please. Why are you doing this? देखिए, लिख के देने में समय लगेगा। हम ओरल सूचना आपको दे रहे हैं, समय नहीं लगता है। इन राइटिंग हम भेज देखिए, there is only one procedure for a privilege matter. It has to be given in writing. सर सर माननीय मंत्री जी ने एक मिनट अग्रवाल जी, सर ये आपका अधिकार क्षेत्र है। मैं तो चाहता हूं कि इस पर एक फुल डिस्कशन हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। और चाहे आप हाफ एन आवर लें, 193 के अंतर्गत हैं, हम तैयार हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार जो भी जितना खरीदेगी, जो एमएसपी है कहते हैं कि उसका वहन जो है वो केंद्र सरकार करेगी। कहीं राज्य सरकार को इसमें घाटा लगने का सवाल नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ खरीदेगी पैसा दे करके, और रखेंगे तो हम ही रखेंगे ना, जितना राज्य सरकार के पास में नहीं है। 50 लाख मैट्रिक टन, 12-13 में 50 लाख मैट्रिक टन और 14-15 में 35 लाख मैट्रिक टन। I am afraid 30% कम कर दिया। Precious time is being wasted. 30% कम कर दिया है। खरीद नहीं हो रहा, कह रहे कम नहीं कर रहा, किसानों के हित का ये चीज सही है, मगर इट इज रॉन्ग। I have called Mr. Tyagi. Let him कुछ ask the जवाब question. है और माननीय मंत्री जी उसके बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। सर मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारी खरीद नीति, एक लाइन में, हमारी खरीद नीति में कोई परिवर्तन नहीं है, ना होगा। जो पहले चल रहा है वही चलता रहेगा। अब क्या चाहिए? Please.
स्पष्ट साफ है। उत्तर प्रदेश में चावल की खरीद नहीं करी, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद नहीं करी। Just 1 minute, please. Honorable members, just 1 minute. एक बात, मेरी बात सुन लीजिए. Obviously, this is a matter on which there is great deal of interest amongst members. The minister has given an answer. Some members have said that that answer is not complete or incorrect. If an answer is incorrect, then the members know very well what the procedure is for proceeding further. Now, the minister has also offered to have a full discussion on this subject. भाई सुन लीजिए, please 1 minute. You can give a notice, any member can give a notice for a discussion. 20 तारीख तक का बिजनेस तय कर दिया है। 20 तारीख तक वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं हो सकती, जिसको आप कह रहे हैं। अगर नियम 60 में हम नोटिस देंगे चर्चा के लिए, तो 20 तारीख तक तो होगी नहीं, फिर 1 महीने बंद हो जाएगा। वही महीना तो गेहूं खरीद का है। उत्तर प्रदेश 1 महीना जब सदन चलेगा नहीं, और ये तो हमें न्याय कहां से मिलेगा? आज ही चर्चा करा दीजिए, हम आज तैयार है चर्चा के लिए। आज करा दीजिए चर्चा। I have 2 options before me in view of the very sharp divide in perceptions. A, I can go on to the next question, or if this noise continues, then I will have to adjourn the house for lunch. Which of the two shall I do? हमारे पास 2 ऑप्शन है जी, या तो हम चिल्लाएं या बाहर चले जाएं। आप जो ऑप्शन बता दीजिए वही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। विनती सुन मेरे को 2 ऑप्शन। नहीं सर, मेरी विनती सुन लीजिए। ये सिर्फ नहीं, एक ही विनती सुन लीजिए कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। इसमें कुछ लोग, बहुत से लोग बहुत सी बात पूछना चाहते हैं, गलतफहमियां हैं, वो मैं समझ रहा हूँ गलतफहमियां हैं, मंत्री जवाब देगा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दीजिए। एक दो लोग जो ज्यादा कंसर्न महसूस करते हैं उनको पूछ लेने भाई तो बोलने तो दें। मैंने एक को पुकारा, आप अपना सवाल पूछे, भाषण मत दीजिए। जी भाषण नहीं दूंगा नहीं, प्लीज डोंट इंटरप्ट सर। त्यागी जी, टाइम कम है, जल्दी से पूछिए। सर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने राइस और व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को वार्निंग कम एडवाइजरी जारी की है कि 200-300 रुपए पर क्विंटल पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो एमएसपी के साथ अलग से जो बोनस राज्य सरकारें देती थी, वो बोनस राज्य सरकार ना दे, वरना हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। मेरे पास राज्य सरकार को, बिहार गवर्नमेंट को जो एडवाइजरी जारी की है उसकी प्रति है। सर, ये सरासर किसानों के साथ जाती है। पंजाब में हम सवाल पूछ लीजिए, समय कम है, सवाल पूछिए। सर, सवाल मेरा ये है कि जब जो व्हीट के और गेहूं के पैदा करने वाले राज्य हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो राशि दी जाती थी, उस पर सरकार ने क्यों रोक लगाई है? सरकार किसान विरोधी है। सर, before you answer, I think in view of the general interest, can we schedule a half-an-hour discussion next week? Okay. Sir, agreed. Sir, today, tomorrow, any time, I want full discussion. चलिए, आप इसका जवाब दे दीजिए, इसलिए कि समय खत्म हो रहा है। भाई ठहर जाइए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए सर, ये बात सही है कि सरकार ने जो बोनस का सिद्धांत है, हाई लेवल कमेटी ने भी कहा है, उसको सरकार ने नहीं माना। उन्होंने क्या कहते हैं कि बोनस देने के सिद्धांत को गलत बताइए ना, पहले सुन दीजिए ना, हम आपकी बातें, हम कोई आपको गलत जवाब देंगे तब ने। सरकार ने उसको क्या कहा है, उसका कारण ये है कि जिन राज्यों में बोनस दिया जाता है, वहां किसान को जो है ये कहा जाता है ज्यादा पैसा मिलेगा, किसान के बजाय जो है दूसरे राज्य से बिचौलिया जा करके, जैसे मध्य प्रदेश है, दूसरे राज्य है, वहां जाकर के बेचना शुरू करते हैं। वहां भंडारण की क्षमता अधिक हो जाती है और जिन राज्यों में है वो कम हो जाती है। इसके कारण से सरकार ने ये निर्देश लिया है। अब आप फुल डिस्कशन करवाइए, मैं इस पर जवाब देने को तैयार हूं। Question, please, yes. One question are over. You wish to say something because I want to adjourn the house. निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है
और सभी माननीय सदस्यों की इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की, जानकारी हासिल करने की इच्छा है। अगर आपकी अनुमति हो और सदन सहमत हो तो आधे घंटे की इस पे चर्चा हो सकती है। ठीक है। हाउस इज adjourned till 2:30 PM.